हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टैंड बीपीएससी में। आज हम लोग पढ़ेंगे, इससे पहले हम लोग दो वीडियो पढ़ चुके हैं संविधान के। वो है एक प्रस्तावना और एक संविधान सभा। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर संविधान ऐसे कर होगा, उसमें सारे वीडियो अवेलेबल होंगे सीरियल वाइज। उसमें आप दोनों वीडियो को देख लें ताकि ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको बेहतर रूप से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान की विशेषता। ठीक है, कि संविधान की क्या विशेषता है। देखिए, विशेषता नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक बात आता होगा, जैसे कि मेरा घड़ी हो गया। आपको घड़ी दिखाई दे रहा होगा तो सॉफ्ट है, हार्ड है, देखने में कैसा है, ये संरचनात्मक रूप इसका स्वरूप है। इसी तरह जो हमारा संविधान है उसका क्या स्वरूप है, क्या विशेषताएं हैं, क्या कहता है संविधान, आज उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो क्या कीजिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि इस तरह का वीडियो जो है वो आने वाले समय में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए, हाँ मैं बताता हूँ। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान की विशेषताएं। ठीक है, कि संविधान की क्या विशेषता है। देखिए, सबसे पहले बात करता है संविधान जो है सबसे बड़ा और लिखित। सबसे बड़ा और लिखित का मतलब क्या है यहाँ? सबसे बड़ा और लिखित का मतलब ये है कि देखिए, भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा है और क्या है, लिखित रूप में भी है। ठीक है, विश्व में दो तरह का संविधान मिला। ठीक है, एक लिखित और अलिखित। ठीक है, लिखित की बात करें हम, लिखित में तो आपका अमेरिका आ जाएगा, भारत आ जाएगा। ठीक है, और अलिखित, अलिखित की बात करें तो आपका ब्रिटेन आ जाएगा। देखिए, लिखित का मतलब क्या है कि संविधान के मुताबिक जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो लिखित संविधान के द्वारा चलता है। संविधान के मुताबिक प्रशासनिक व्यवस्था चलता है। और बात करें हम क्या, अलिखित, अलिखित का मतलब वहाँ पर संविधान नहीं लिखा गया है। ठीक है, वहाँ वंशानुगत है। ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था वहाँ वंशानुगत के माध्यम से चलता है। ठीक है फ्रेंड, देखिए, जब मूल संविधान हमारा बना तो उस समय क्या था, उस समय 395 अनुच्छेद था, 8 अनुसूचियाँ थी, 22 भाग था। ठीक है, तो ये संशोधन कर इसमें 4 अनुसूचियाँ बढ़ा दी गई। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ है और 350 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद जो था वो संशोधन कर ए बी सी ऐसे क ख ग के रूप में आपको मिलेगा। वो लगभग कितना कर दिया गया है, 470 लगभग के क्रम में। ठीक है, उस समय वो था। तो यही मतलब हुआ, सबसे भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा है और क्या है, लिखित रूप में है। विश्व के जितने भी संविधान हैं, हमारा संविधान वो सारे संविधान का एक निचोड़ है। हमारे जितने भी राजनीतिज्ञ थे, जितने भी संविधान निर्माता थे, वो क्या किए थे, बहुत देश के बहुत सारे जो संसार के देश है उसके संविधान को गहन रूप से अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उनके संविधान से बहुत सारा शब्द, बहुत सारा पॉइंट और बहुत सारा जो अनुच्छेद है उसको हमारे संविधान में ऐड किया। इसलिए हमारा संविधान सबसे बड़ा और लिखित रूप पे सर्वशक्तिशाली माना जाता है। ठीक है, एक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद बात करते हैं आंतरिक एवं बाह्य स्रोत। देखिए फ्रेंड, आंतरिक एवं बाह्य स्रोत का मतलब क्या है? आंतरिक एवं बाह्य स्रोत का मतलब है कि देखिए, आंतरिक रूप से संविधान की विशेषता क्या है। जब संविधान का निर्माण हुआ तो उस समय क्या हुआ, ब्रिटेन का शासन चल रहा था। क्या हुआ था, ब्रिटेन का शासन चल रहा था और ब्रिटेन के शासन के तहत ही, ब्रिटेन शासन अधिनियम के तहत ही कई तरह के अधिनियम है। जैसे कि हम बात करें 1909 हो गया, 1919 हो गया, 1935 हो गया। ठीक है, 1919 हो गया, 1909 हो गया और 1935 हो गया। इस तरह के कई सारे अधिनियम हैं और इस अधिनियम के तहत ही हमारे संविधान में कई तरह के पॉइंट जोड़े गए, कई तरह के अनुच्छेद जोड़े गए, जो लगा कि ये संविधान को विशेष रूप प्रदान करेगा उसके तहत। ठीक है, अब बात करते हैं बाह्य स्रोत। देखिए, बाह्य स्रोत का मतलब क्या है, हमारा जो संविधान है उसके बाह्य स्रोत का विशेषताएं क्या है। देखिए, हमारा जो संविधान है वो कई सारे देशों से लिया गया है, जैसे कि पॉइंट और अनुच्छेद, जैसे कि अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो कई सारे ऐसे पॉइंट है जो इन देशों से लिया गया है, इसलिए ये बाह्य स्रोत का एक विशेषता के रूप में भी ये दर्शाता है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं एकल नागरिकता।
सॉरी लचीलापन है, लचीला और कठोर। देखिए किसी किसी एग्जाम में पूछता है आपको, मध्य प्रदेश पीसीएस में पूछा था एक क्वेश्चन कि भारत का जो संविधान है वो नम्यता और अनम्यता क्यों है। ठीक है, कहने का मतलब है कि लचीला और कठोर क्या कारण है। देखिए तो संविधान की विशेषता यह भी है एक कि भारत का जो संविधान है वो क्या है, लचीला भी है और कठोर भी है। कहने का मतलब है कि हमारा जो संविधान है वो क्या है, लचीला है। तो किस रूप में लचीला है, देखिए कोई भी देश, ऐसा देश जिसका संविधान जो है, अगर उसके संविधान में संविधान संशोधन आसानी से हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं कि उस देश का संविधान जो है वो क्या है, लचीला है। और वैसा देश जिसके संविधान का संशोधन काफ़ी कठिन रूप से हो, काफ़ी मकसद भरी करनी पड़ती है, उसके तहत होता है तो क्या होता है, कठोर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भारतीय संविधान में एक बात कही गई है कि संशोधन करने के लिए क्या होता है, 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। संसद चाहे तो, देखिए बात आती है कि क्या भारतीय संविधान में चेंजिंग हो सकते हैं, क्या बदलाव हो सकता है, क्या संविधान जो है, संविधान के प्रावधानों में चेंजिंग किया जा सकता है, चेंजिंग किया जा सकता है। संसद चाहे तो चेंजिंग कर सकती है, 2/3 बहुमत अगर उसको समर्थन मिलता है तो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक और बात कही गई है कि समर्थन तो मिलेगा, ठीक है, 2/3 बहुमत के साथ आधे से अधिक राज्यों का समर्थन मिलेगा तब भी क्या होगा, संशोधन होगा। तो 2/3 बहुमत का समर्थन और प्लस आधे से अधिक राज्यों का समर्थन, तो क्या होगा, एक कठोर हो गया इस कंडीशन में। और 2/3 बहुमत का समर्थन मिलेगा तो क्या होगा, लचीलापन। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा जो संविधान है वो लचीलापन और कठोर का सम्मिश्रण है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं एकल नागरिकता की। एकल नागरिकता की बात करें तो हमारा संविधान जो है, ठीक है, एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन से इसलिए लिया गया है क्योंकि ब्रिटेन में क्या था, संसदीय प्रणाली थी और लगभग ब्रिटेन क्या किया, भारत पर 200 सालों तक शासन किया। उसके अधीन यहाँ से एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है फ्रेंड, ये तो क्लियर रखिएगा। एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद बात करते हैं, देखिए एकल नागरिकता की बात करें तो संविधान के भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11 तक में है, याद रखिएगा। आगे मैं बताऊंगा, आगे पोर्शन में मिलेगा आप लोगों को, ये थोड़ा सा यहाँ पर मैं विशेषता बता रहा हूँ। उसके बाद है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार की बात करें तो देखिए मौलिक अधिकार क्या होता है। पहले हमारे संविधान में 7 प्रकार की मौलिक अधिकार थी, लेकिन जो एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसे हटा दिया गया। ठीक है, हटा दिया गया ताकि सरकार को काफ़ी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इसलिए अब मौलिक अधिकारों की जो संख्या है वो 6 है। और कहाँ से लिया गया है, तो ये अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, ये विशेषताएं अभी मैं बता रहा हूँ, आगे इसके बारे में आपको सीरियल वाइज क्रम में पढ़ने को मिलेगा। मौलिक अधिकार में भी आर्टिकल 12 से 35 मिलेगा। ठीक है, पढ़ना है उसमें। उसके बाद बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखिए राज्य का नीति निर्देशक तत्व का मतलब क्या हुआ कि संविधान जो है वो राज्य यानी केंद्र सरकार और राज्य को क्या करेगा, एक संवैधानिक विधि देगा कि जो राज्य है और केंद्र सरकार है वो कोई भी विधि बनाता है तो उसको इस बात को विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि संविधान ने उसको क्या प्रावधान दिया गया है, और जो भी विधि बनाएगी वो संविधान के दिए हुए प्रावधान के तहत ही बनाएगी। अगर वो राज्य नीति निर्देशक तत्व के अधीन कोई राज्य अगर ऐसा विधि बनाती है जो संविधान के ढांचे को प्रभावित करती है या किसी भी तरह को विशेष रूप से या धार्मिक रूप को भी बढ़ावा देती है तो वहाँ पर उसे हस्तक्षेप किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। ठीक है फ्रेंड, लेकिन यह न्यायालय में वाद नहीं है, यानी परिवर्तनीय नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ किसके संविधान से लिया गया है, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद बात करते हैं मौलिक कर्तव्य। देखिए फ्रेंड, मौलिक कर्तव्य की बात करें तो देखिए जो मूल संविधान बना था हमारा संविधान, मूल संविधान, उसमें मौलिक कर्तव्य का कोई जिक्र नहीं था, वो प्रारंभ में नहीं था। ठीक है, इसको क्या किया गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत एक समिति थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार
सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर क्या किया गया, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, 11 मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है, तो ये रूस से लिया गया है, ये रूस से लिया गया है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया विशेषता में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम सार्वभौमिक मताधिकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सार्वभौमिक मताधिकार, इसमें क्वेश्चन मिलेगा आपको जो बीपीएससी 2005 में क्वेश्चन आया हुआ है। फ्रेंड देखिए, मैं वैसे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, वैसे पढ़ा रहा हूँ, जिस चैप्टर से जितने क्वेश्चन भी आए हुए हैं मैं उसको भी बता रहा हूँ, ताकि आपको दिमाग में फिक्स हो जाए कि किस पोर्शन से कहाँ से पीसीएस में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है फ्रेंड, देखिए तो सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब क्या है कि हमारा जो संविधान है, ठीक है, वो सभी को समान रूप से मत देने का प्रावधान करता है। ठीक है, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे अनुसूचित जनजाति हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी लिंग का हो, सभी को इक्वलिटी रूप से मत देने का अधिकार प्रावधान किया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई अमीर व्यक्ति है तो उसको मत देने का अधिकार, अगर मत देने जाएगा तो एरोप्लेन से जाएगा और जो गरीब है वो साइकिल से जाएगा, ऐसा कोई सिस्टमेटिक नहीं है। ठीक है, सबको इक्वलिटी रूप प्रदान किया गया है। ठीक है, देखिए इसमें एक बात आती है, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा मत देने का अधिकार जो है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, तो ये संविधान संशोधन कौन सा, 61वां संविधान संशोधन कितना था, 1969। ठीक है, याद रखिएगा, 61वां संविधान संशोधन 1969 के तहत संशोधन कर जो मत देने का अधिकार था वो कितना कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। याद रखिएगा, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद बात करते हैं स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की क्या बात होती है, इसको हम ऐसे बोलेंगे फ्रेंड कि जो हमारा न्यायपालिका है, ठीक है, वो क्या करता है, संसद के अधीन कार्य नहीं करता है। संसद बोले तो लोकसभा और राज्यसभा, यह निष्पक्ष और स्वतंत्र होता है। इसको लगता है कि जो चीज़ सही है वो वही वाद करेगा। ठीक है, किसी के सापेक्ष कार्य नहीं करेगा। ठीक है, निष्पक्ष होगा, स्वतंत्र होगा और क्या करेगा, यह कार्यपालिका और विधायिका को एक सजग रूप प्रदान करेगा। ठीक है फ्रेंड, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद बात करते हैं संसदीय प्रणाली। देखिए संसदीय प्रणाली जो है वो ब्रिटेन से लिया गया था। अभी मैंने बताया कि ब्रिटेन का भारत में लगभग 200 सालों तक क्या था, शासन था, और भारतीयों को ब्रिटिश शासन के अधीन रहने का अनुभव हो गया था। इसलिए जब संविधान बन रहा था तो डॉक्टर BR अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें संसदीय प्रणाली के रूप में प्रावधान किया, ताकि भारतीयों को जो रहने का अनुमान था, रहने का अनुभव था संसदीय प्रणाली के अंतर्गत, वो उसका एक्सपीरियंस का यहाँ पर अनुभव करेंगे। तो इसलिए भारत में जो संसदीय प्रणाली बनाया गया वो किस देश से लिया गया, वो ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है फ्रेंड, ये ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, देखिए सब क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन पूछते हैं संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। याद रखिएगा, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका किस देश से लिया गया है, तो ये अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से, अमेरिका से लिया गया है। याद रखिएगा, अमेरिका से लिया गया है। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया। उसके बाद बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिस्तरीय शासन। देखिए त्रिस्तरीय शासन का मतलब ये होता है कि विश्व का कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर एकमात्र त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है, तो कौन सा देश है, तो वो भारत है अपने। ठीक है, भारत में ही अभी तक जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय लेवल पर होता है। त्रिस्तरीय बोले तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन। यहाँ पर जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो तीनों स्तर पर कार्य करते हैं। बाकी जितने भी संसार का देश है, जितने भी देश हैं, वहाँ पर जो प्रशासनिक व्यवस्था है वहाँ पर 2 स्तरीय है, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार, 2 लेवल पर कार्य करता है। तो याद रखिएगा। ठीक है, एकमात्र जो देश है वो संसदीय त्रिस्तरीय शासन कहाँ है, भारत में है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम पंथ निरपेक्ष। देखिए पंथ निरपेक्ष, अगर इससे पहले वाला आप लोगों ने वीडियो देखा होगा प्रस्तावना का, तो उसमें मैंने पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष का मतलब बताया था कि राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा, देश का कोई धर्म नहीं होगा। देश किसी भी, या भारत देश है हमारा या राष्ट्र है, वो किसी भी धर्म को विशेष रूप से बढ़ावा नहीं देगा। ठीक है, सबको समान रूप से प्रावधान करेगा। ठीक है,
फ्रेंड, तो ये था हमारा आज का विशेषता। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। आगे वाले पोर्शन में हम लोग संविधान के स्रोत पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक, कमेंट और दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर।